गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपसे रंध्र गति की क्रिया विधि पर आपसे चर्चा की और आपको हमने रंध्र गति की क्रिया विधि की 3 परिकल्पनाओं पर आपसे चर्चा की थी। मांड शर्करा परिकल्पना, दूसरी स्टीवार्ड की परिकल्पना, तीसरी जो थी वो थी सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत की परिकल्पना, जिसमें हमने आपको स्टीवार्ड की परिकल्पना के बारे में बताया था। स्टीवार्ड की परिकल्पना में हमने आपको बताया था कि जेडी सायरे की परिकल्पना को स्टीवार्ड नामक वैज्ञानिक ने आगे बढ़ाया था। और आप देखिए ये क्या है, रंध्र है, ठीक है। रंध्र की कौन सी कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। दिन के समय में यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में इन द्वार कोशिकाओं के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है और उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा इनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने के कारण द्वार कोशिकाओं का पीएच क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। द्वार कोशिकाओं का पीएच बढ़ने के कारण, ठीक है, द्वार कोशिकाओं में उपस्थित जो स्टार्च होती है, द्वार कोशिकाओं में जो उपस्थित स्टार्च होती है वो स्टार्च, ठीक है, किसमें बदल जाती है, ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदल जाती है। ग्लूकोज 1 फास्फेट ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाती है तथा ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लूकोज में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। ग्लूकोज 6 फास्फेट और ग्लूकोज, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट और ग्लूकोज जो होते हैं वो जल में क्या होते हैं, अधिक घुलनशील होते हैं। किसकी तुलना में, ग्लूकोज 1 फास्फेट की तुलना में। ग्लूकोज 6 फास्फेट और ग्लूकोज जल में ग्लूकोज 1 फास्फेट की तुलना में अधिक कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं। इज इट क्लियर? देखिए यहां पर जल की घुलनशीलता जब बढ़ जाती है तो द्वार कोशिकाओं में कोशिका रस की सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कोशिका रस की सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कोशिका रस की सांद्रता बढ़ने पर द्वार कोशिका की ये आंतरिक कोशिका और बाहरी कोशिका ये दोनों कैसी होती है, स्फीत होती है। और दोनों कोशिकाएं जब स्फीत होती हैं तो रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। अब देखिए रंध्र कैसे बंद होते हैं। देखिए जब रात्रि का समय होता है तो इन द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होने के कारण इन द्वार कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे पीएच का मान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। पीएच का मान कम होने पर ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जो होता है वो अकार्बनिक फास्फेट प्लस एटीपी और हेक्साकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, जिससे ग्लूकोज, अकार्बनिक फास्फेट और एटीपी तीनों हेक्साकाइनेज की उपस्थिति में क्रिया करते हैं और ग्लूकोज 1 फास्फेट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज 1 फास्फेट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जब ग्लूकोज 1 फास्फेट का निर्माण हो जाता है तो इसमें कोशिका रस की सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कोशिका रस की सांद्रता कम होने पर ये द्वार कोशिकाओं में स्फीत दाब का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप रंध्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये तो हमने आपको बताया था स्टीवार्ड की परिकल्पना के अनुसार। अब हम आपको हल्का सा बता रहे हैं सक्रिय पोटेशियम आयन, सक्रिय पोटेशियम आयन का सिद्धांत, ठीक है। सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण का सिद्धांत में मैंने आपको बताया। देखिए ये रंध्र होते हैं और रंध्र में ये कौन सी कोशिकाएं होती हैं, द्वार कोशिकाएं होती हैं। देखिए द्वार कोशिकाओं में क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि मैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि द्वार कोशिकाएं जो होती हैं एक दिन के समय में इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि द्वार कोशिकाओं में हरित लवक होता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है, जिसके फलस्वरूप
क्या होता है, फास्फोइनोल का निर्माण होता है। फास्फोइनोल के बाद स्टार्च का निर्माण होता है। स्टार्च से किसका निर्माण हो जाता है, मैलिक अम्ल का क्या हो जाता है, मैलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। इस मैलिक अम्ल का यहाँ पर क्या होता है, अपघटन हो जाता है, वियोजन होता है, जिसके कारण मैलेट और किसका निर्माण हो जाता है, हाइड्रोजन आयन का निर्माण हो जाता है। ये हाइड्रोजन आयन क्या है कि द्वार कोशिकाओं से किस में आ जाता है, सहायक कोशिकाओं में आ जाता है, तथा सहायक कोशिकाओं में उपस्थित जो पोटेशियम आयन होता है वो किसके अंदर आ जाता है, द्वार कोशिकाओं में आ जाता है। देखिए ये पोटेशियम मैलेट का यहाँ पर क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। पोटेशियम मैलेट का जब निर्माण होता है तो मैंने आपको बताया परासरण दाब का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। परासरण दाब का मान बढ़ जाता है तो सहायक कोशिकाओं से जल किस में प्रवेश करता है, द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है, जिससे द्वार कोशिकाओं की आंतरिक भित्ति और बाहरी भित्ति ये दोनों भित्तियां कैसी हो जाती है, स्फीत हो जाती है। अर्थात द्वार कोशिकाओं के अंदर स्फीत दाब का मान बढ़ जाता है और स्फीत दाब का मान बढ़ने के कारण रंध्र क्या हो जाता है, खुल जाता है। रंध्र क्या हो जाता है, खुल जाते हैं। देखिए रात्रि के दौरान क्या होता है, रात के टाइम में बात कर रहा हूं, रात्रि के दौरान क्या होता है, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती नहीं है, इसलिए रात्रि के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता क्या है, द्वार कोशिकाओं में बढ़ जाती है। द्वार कोशिकाओं में जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है तो इस स्थिति के अंदर पीएच का मान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। पीएच का मान कम होने पर क्या होता है कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन जो आयन थे वो सहायक कोशिकाओं में से पुनः किस में चले जाते हैं, द्वार कोशिकाओं में चले जाते हैं, तथा द्वार कोशिकाओं में जो पोटेशियम आयन होता है वो पोटेशियम आयन किस में आ जाता है, सहायक कोशिकाओं में आ जाता है, जिसके फलस्वरूप मैलेट और हाइड्रोजन आयन दोनों आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, स्टार्च का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। स्टार्च का निर्माण होने पर परासरण दाब का मान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। परासरण दाब का मान जब कम होता है तो द्वार कोशिकाओं से जल किस में आ जाता है, सहायक कोशिकाओं में आ जाता है। ठीक है, द्वार कोशिकाओं से जल किस में आ जाता है, सहायक कोशिकाओं में आ जाता है, जिसके फलस्वरूप ठीक है द्वार कोशिकाओं के अंदर स्फीत दाब का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। स्फीत दाब का मान कम होने पर द्वार कोशिकाएं स्खलित हो जाती है, पिचक जाती है और रंध्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये सिद्धांत था हमारा सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण का सिद्धांत। देखिए आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ ट्रांसपीरेशन। इज इट क्लियर? देखिए हम बात कर रहे हैं वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। ये आज का हमारा नया टॉपिक है। लेसन नंबर 7 जिसका नाम है वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। और आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर हम आपसे बात कर रहे हैं वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से दो कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? दो कारक होते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं? एक होते हैं बाह्य कारक और दूसरे कौन से कारक होते हैं? आंतरिक कारक होते हैं। आंतरिक कारक होते हैं। बाह्य कारक और आंतरिक कारक वाष्पोत्सर्जन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर और दूसरे कौन से होते हैं? इंटरनल फैक्टर होते हैं। ये दोनों कारक वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को सर्वाधिक रूप से क्या करते हैं? प्रभावित करने का कार्य करते हैं। देखिए हम सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष कारकों के बारे में। प्रत्यक्ष कारकों में सबसे पहला कारक है प्रकाश। प्रकाश एक बाह्य कारक होता है जो पादपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को किस प्रकार से प्रभावित करता है।
देखिए आइए हम आपसे बात करते हैं। ये एक क्या है, पौधा है, ठीक है, और इस पौधे के अंदर ये क्या है, आपने देख रहे हो ये पत्तियां, ठीक है। इस तरीके से हम आपको डायग्राम बना के दिखा रहे हैं, ठीक है भाई। हाँ भाई, तो ये क्या है, पत्तियां है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन, ध्यान से सुनना है, वाष्पोत्सर्जन पर प्रकाश का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पर प्रकाश का प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी क्या है, प्रभाव पड़ता है। देखो सूर्य के प्रकाश की जो किरणें होती हैं, सूर्य के प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो किस पर आपतित होती है, पौधे के ऊपर क्या होती है, गिरती है, ठीक है। पौधे के ऊपर गिरती है तो पौधे की पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। पौधे की पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। और दिन के समय में रंध्र क्या होते हैं, खुले हुए होते हैं। तो रंध्र जब खुले होते हैं तो इन रंध्रों की द्वार कोशिकाओं के अंदर क्या भरा होता है, जल भरा होता है, ठीक है। और सूर्य का जब प्रकाश की तीव्रता जब अधिक होती है, ठीक है, तो रंध्र खुलने के कारण, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष रूप से बता रहा हूं आपको, प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश किस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष रूप से देखिए, जैसे सूर्य का प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से पौधे की पत्ती पर गिरा, गिरने पर क्या होगा, रंध्र खुलेंगे, और रंध्र खुलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि रंध्रों की द्वार कोशिकाओं में जो भरा हुआ जल होगा वो क्या हो जाएगा, वाष्पित होने लगेगा, ठीक है। जल वाष्प के रूप में वो जल क्या होने लगेगा, वाष्पित होने लगेगा। वो क्या है, एक प्रकार से प्रत्यक्ष वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। अर्थात हम कहेंगे कि प्रकाश जो होता है, ठीक है, प्रकाश अगर उपस्थित होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता यदि अधिक होगी, ठीक है, प्रकाश यदि पौधे पर गिरेगा तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होगी, अधिक होगी। ये तो हो गया प्रत्यक्ष रूप से। मैंने आपको बताया प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश की उपस्थिति से रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और रंध्रों के खुलने पर क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। जल क्या होने लग जाता है, वाष्पित होने लग जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रकाश प्रभावित करता है। देखिए, देखो प्रकाश की तीव्रता बहुत ज्यादा है, बहुत तेज प्रकाश पड़ रहा है, तो आप कहेंगे भाई आज प्रकाश जब ज्यादा तेज होगा जून के महीने में, ठीक है, मई जून के महीने में, तो प्रकाश का मान जब अधिक होगा तो आप कहेंगे साहब गर्मी लग रही है, तापमान क्या होता है उस दौरान अधिक होता है। और जब तापमान अधिक होगा, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता अधिक होने पर तापक्रम में भी क्या हो जाती है, भाई प्रकाश, सूर्य का प्रकाश मई जून में बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो उन दिनों में आपको क्या है, गर्मी ज्यादा लगती है। क्यों लगती है कि वायुमंडल का तापक्रम कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष रूप से वाष्पोत्सर्जन किस तरीके से प्रभावित होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से आपने देखा कि सूर्य के प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, अधिक होती है, और अधिक होने पर टेम्परेचर, तापक्रम कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है। और जब तापक्रम अधिक होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है। ट्रांसपिरेशन की दर भी कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है। देखो गर्मी के दिनों में आप देखिए तापक्रम अधिक होता है तो पौधों के द्वारा सर्वाधिक रूप से वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। सर्दी के दिनों में तापक्रम कम होता है तो उन पादपों से वाष्पोत्सर्जन की दर कैसी होती है, कम होती है। इसलिए ये अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रकाश होता है वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या करता है, प्रभावित करता है। अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश की तीव्रता अधिक होने पर तापक्रम अधिक होता है, तापक्रम अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर भी कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है। कहने का मतलब है तापक्रम अधिक होगा, प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी तो तापक्रम अधिक होगा, तापक्रम अधिक होगा तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। प्रकाश की तीव्रता कम होगी तो तापक्रम भी कम होगा, तापक्रम कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरीके से प्रकाश जो होता है वो वाष्पोत्सर्जन को सर्वाधिक रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है। दूसरा मैं बात कर रहा हूं वायु। ये दूसरा बाह्य कारक है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, वायु, एयर या विंड के बारे में बात कर रहे हैं, हवा के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए तेज हवाएं प्रवाहित हो रही है, यानी कि तेज जब हवाएं प्रभावित होती हैं, तेज हवाओं का जब प्रवाह होता है, तेज हवाएं जब चलती हैं
तो तेज हवा चलती है तो ये पत्ती के आसपास क्या होती है, नमी होती है। पत्ती के आसपास क्या होती है, नमी होती है। ठीक है, और पत्ती के आसपास जब नमी होती है तो यहाँ पे तेज हवाएं चलने के कारण, ठीक है, ये पत्ती के आसपास की जो नमी होती है, ठीक है, उस नम वायु की तीव्रता को क्या किया जाता है, उस तेज हवा के द्वारा हटा दिया जाता है। यानी कि उस नमी को उस तेज हवा के द्वारा क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जब यहाँ पे तेज हवा क्या करेगी, इस नमी को हटा देती है तो इस पत्ती के आसपास का क्षेत्र कैसा हो जाता है, शुष्क हो जाता है। और जब आसपास का क्षेत्र शुष्क हो जाता है तो आपको बता दूं वाष्पोत्सर्जन कैसा होता है, अधिक होता है। ठीक है, शुष्क वायु यहाँ पर आने के कारण, पत्ती के आसपास शुष्क वायु का निर्माण होने के कारण, आने के कारण वाष्पोत्सर्जन कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है। सीधे शब्दों में अगर मैं घुमाऊं नहीं तो मैं ये कहूं कि अगर हवाएं तेज चलती है, वायु का प्रवाह अगर तेज होगा, वायु का प्रवाह यदि अधिक होगा तो वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा, अधिक होगा। भाई वायु का प्रवाह यदि तेज होगा, हवाएं यदि तेज चलेंगी, ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या होगी, वाष्पोत्सर्जन की दर भी कैसी होगी, अधिक होगी। ठीक है, अगर वायु का प्रवाह कैसे होगा, कम होगा, तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी कैसी होगी, कम होगी। वो मैंने बता दिया कैसे। भाई तेज हवा चलेगी तो इस पत्ती के आसपास जो नमी होती है वो नमी यहां से क्या है, तेज हवा के कारण हट जाती है और यहाँ पे जो नमी के स्थान पर क्या आ जाती है, शुष्कता आ जाती है। पत्ती के आसपास क्या है, शुष्क वायु का निर्माण हो जाता है और जब शुष्क वायु होगी तो वहां पे वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। इसलिए मैंने बोला है कि वायु का प्रवाह अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। यदि वायु का प्रवाह धीमी गति से हो रहा है, ठीक है, हवा जो है वो तेज नहीं चल रही है, ठीक है, कम तेजी से चल रही है, तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी कैसी होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरा कारक हमने बाह्य कारक पर आपसे चर्चा कर ली। मैंने प्रकाश पर आपसे बात करी कि प्रकाश जो होता है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष रूप में क्या है कि सूर्य का प्रकाश जब पौधे पर गिरता है तो रंध्र खुल जाते हैं और रंध्र खुल जाते हैं तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। अप्रत्यक्ष रूप से क्या है कि जब सूर्य के प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी तो तापक्रम अधिक होगा, तापक्रम अधिक होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। सूर्य के प्रकाश की तीव्रता कम होगी तो तापक्रम कम होगा, तापक्रम कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर बात होगी। ऐसे मैंने वायु के बारे में बताया कि वायु अगर तेज प्रवाहित होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है। क्यों होती है, मैंने बता दिया कि जो पत्तियां होती हैं उनके आसपास का क्षेत्र नम होता है और तेज हवा चलने पर ये नमी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है और इस पत्ती के आसपास क्या है, शुष्क वायु का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है और शुष्क वायु का निर्माण होने पर इस पत्ती के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये क्या है, वायु के द्वारा। तो वायु के द्वारा तीसरा हम बात कर रहे हैं तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, तापमान किस तरीके से, ठीक है, तापमान जो होता है वो किस तरीके से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करता है। क्लियर बात समझना। देखिए तापक्रम यदि अधिक होगा, वायुमंडल का तापक्रम जब अधिक होगा, ठीक है, तापक्रम कब अधिक होगा, जब वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो आपेक्षिक आर्द्रता जब कम होती है तो तापक्रम कैसा होता है, अधिक होता है। यह हम सीधे शब्दों में कहें कि तापक्रम, टेम्परेचर यदि अधिक होगा, वायुमंडल का तापक्रम यदि अधिक होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है, तापक्रम अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है वो भी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ये मैंने प्रकाश की तीव्रता में बताया था अप्रत्यक्ष रूप से। भाई तापक्रम, वायुमंडल का तापक्रम अधिक होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर कैसी हो जाती है, अधिक हो जाएगी और यदि तापक्रम कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तापक्रम कब अधिक होगा, जब वायुमंडल के अंदर आपेक्षिक आर्द्रता का मान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तब तापक्रम कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है। तापक्रम अधिक कब होगा, जब वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता का मान कैसा होगा, कम होगा। कम होने पर टेम्परेचर अधिक होगा, टेम्परेचर अधिक होने पर पौधों के द्वारा
वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अर्थात वाष्पोत्सर्जन कैसा होता है, अधिक होता है। आपेक्षिक आर्द्रता का मान जब अधिक होगा तो तापक्रम कम हो जाएगा, तापक्रम कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। ये हमने तीसरा बिंदु आपसे पढ़ लिया है। तापमान जो होता है ये बाह्य कारक होता है जो सर्वाधिक रूप से वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या करता है, प्रभावित करता है। तीसरी बात, नेक्स्ट हम पॉइंट पे बात करते हैं, मिट्टी में प्राप्त जल की मात्रा। मिट्टी में प्राप्त जल की मात्रा, अवेलेबल वाटर इन सॉइल, वाटर इन सॉइल, ठीक है। मिट्टी में प्राप्त जल की मात्रा, मिट्टी में प्राप्त जल की मात्रा पर हम बात करते हैं। देखिए मिट्टी के अंदर यदि ये मिट्टी है और इस मिट्टी के अंदर यदि प्राप्त जल की मात्रा कैसी होगी, अधिक होगी। प्राप्त जल की मात्रा कैसी होगी, अधिक होगी। प्राप्त जल की मात्रा अधिक होगी तो पौधे की पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर भी कैसी होगी, अधिक होगी। यदि मृदा में पानी की मात्रा अधिक है, ठीक है, मृदा में पानी की मात्रा अधिक है और ये जड़ हैं और इन जड़ों के निकटतम क्या है, जल की मात्रा बहुत अधिक है, तो जल जब अधिक होगा तो पौधे के द्वारा अधिक मात्रा में अवशोषण किया जाएगा। कब किया जाएगा, क्योंकि जब तापक्रम अधिक होगा। बात समझ आ गई। मेरा कहने का मतलब है कि मृदा में जब मिट्टी के अंदर जब पानी की मात्रा अधिक होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी कैसी होगी, अधिक होगी। और मृदा में यदि प्राप्त जल की मात्रा कम होगी, ठीक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, पौधे के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर भी कैसी होती है, कम होती है। देखो मैं इसको एक एग्जांपल के जरिए दर्शा रहा हूं। मरुदित पादप होते हैं, मरुदित पादप वो होते हैं जहां पर पानी का अभाव होता है, मृदा में जल का अभाव होता है। जब जल का अभाव होता है तो उनमें पत्तियां आकार में छोटी होती हैं, उन पत्तियों पर मोम का स्तर पाया जाता है या क्यूटिकल का स्तर पाया जाता है। मोम और क्यूटिकल का जो स्तर पाए जाने के कारण उनकी पत्तियां, जल के प्रति कैसी होती है, अपारगम होती है। इसलिए वहां पर पत्तियों के द्वारा जल का वाष्पोत्सर्जन कैसा होता है, कम होता है, क्योंकि मृदा के अंदर प्राप्त जल की मात्रा कैसी है, कम है। जल की मात्रा जब कम होगी और अगर ये पौधा अधिक वाष्पोत्सर्जन कर देता है तो पौधे की जैविक क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी, जैविक क्रियाएं नहीं हो पाएगी। इसके फलस्वरूप पौधा क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो जाएगा, मृत अवस्था में आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई यहाँ पर कि यानी कि मृदा के अंदर प्राप्त जल की मात्रा कम होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी कम होगी। मृदा में प्राप्त जल की मात्रा अधिक होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी कैसी होगी, अधिक होगी। जलोद्भिद पादप हैं, वहां पे जल की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है, इसलिए उन पादपों के द्वारा क्या है भैया, अधिक मात्रा में जल का क्या किया जाता है, वाष्पोत्सर्जन किया जाता है। ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। मिट्टी में प्राप्त जल की मात्रा, अवेलेबल वाटर इन सॉइल, ठीक है। देखिए अगला हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम बात करते हैं। वायुमंडलीय दाब, ठीक है। वायुमंडलीय दाब पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए वायुमंडल का दाब यदि कम होगा, उल्टा काम है यहां पर। देखिए वायुमंडल का दाब यदि कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी, और यदि वायुमंडल का दाब अधिक होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर बात समझ आ गई। वायुमंडलीय दाब यदि अधिक होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी, और वायुमंडलीय दाब यदि कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है। ये क्या है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है, सारे बाह्य कारक। दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ ट्रांसपीरेशन। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के क्या है, सबसे बाह्य कारक है, जिनमें नंबर 1 प्रकाश, वायु, तापमान, मिट्टी में प्राप्त जल की मात्रा, और सबसे अंत में है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। These factor affecting the transpiration in plants, ठीक है। Light affected the transpiration in direct and indirect form. Directly form when the sun rays, ठीक है, incident on the leaf, that time
स्टोमेटा इज ओपन एंड देन द स्टोमेटा ओपन देन द रेट ऑफ द ट्रांसपिरेशन इज इंक्रीज। यानी कि जब सूर्य का प्रकाश पौधे की पत्तियों पर गिरता है तो रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। स्टोमेटा इज ओपन, और रंध्र जब खुल जाते हैं तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। देखिए अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर्स। व्हाट इज द हाउ टू इफेक्ट द इंटरनल फैक्टर द ट्रांसपिरेशन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन को आंतरिक कारक किस प्रकार से प्रभावित करता है। ठीक है, देखिए तो हम आंतरिक कारकों पर आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए आंतरिक कारकों पर आपसे बात कर रहे हैं। आंतरिक कारकों में सबसे पहले कारक है पत्ती की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। पत्ती की संरचना पर आपसे हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, कि पत्ती की जो संरचना होती है वो क्या है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को क्या करती है, प्रभावित करती है। किस तरीके से प्रभावित करती है, देखो मैं आपसे बात कर रहा हूं, जैसे ये किसी पौधे की क्या है, पत्ती है। ठीक है, पौधे की क्या है भाई, ये एक पत्ती है। क्लियर बात समझ में आ गई। ठीक है, अब पत्ती की जो संरचना होती है वो वाष्पोत्सर्जन को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करती है। कैसे करती है, अगर पत्ती का आकार छोटा होगा तो रंध्रों की संख्या कम होगी, रंध्रों की संख्या कम होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी। पत्ती का आकार ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तो पत्ती ज्यादा बड़ी होगी तो पत्ती पर रंध्रों की संख्या अधिक होगी, रंध्रों की संख्या अधिक होगी तो वाष्पोत्सर्जन भी कैसा होगा, अधिक होगा। इसलिए मैं आपको इसके लिए एक पॉइंट बोल सकता हूं कि पत्ती पर उपस्थित रंध्रों की प्रति इकाई, ठीक है, पत्ती पर उपस्थित रंध्रों की प्रति इकाई क्षेत्रफल में, ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में से अधिक हो। ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक हो। मैंने आपको बताया पत्तियों पर रंध्रों की संख्या 100 से लेकर के 60,000 प्रति इकाई सेंटीमीटर होती है। ठीक है, पत्ती पर उपस्थित रंध्र जो होते हैं, पत्ती पर जो उपस्थित रंध्र होते हैं उन रंध्रों की प्रति इकाई, ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में संख्या यदि अधिक होगी, प्रति इकाई क्षेत्रफल में यदि संख्या अधिक होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी। ठीक है, और यदि पत्ती पर उपस्थित रंध्रों की संख्या, ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में यदि कम होगी, संख्या कम होगी तो वाष्पोत्सर्जन कैसा होगा, कम होगा। ये एक पॉइंट मैं आपको बता दूं। अभी मैंने आपको बताया शुष्क जलवायु में उगने वाले जो पादप होते हैं, अर्थात जो मरुदित पादप होते हैं। कौन से पादप होते हैं, मरुदित पादप होते हैं। मरुदित पादपों की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों पर या तो क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है या मोम का आवरण पाया जाता है, या कुछ पौधे की पत्तियां ऐसी होती है जिनमें क्या पाया जाता है, रोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रोमों से पूरी तरीके से, ठीक है, वो ढकी हुई होती है। कौन वह ढकी हुई होती है, पत्तियां ढकी हुई। और उन पत्तियों में रंध्र कैसे होते हैं, धंसे हुए होते हैं। कौन सी जलवायु में पाए जाने वाले, शुष्क जलवायु में, अर्थात मरुदित पादप जो होते हैं उन मरुदित पादपों की पत्तियों पर बाह्य त्वचा जो होती है वो क्यूटिकल से ढकी होती है, मोम्स का स्तर पाया जा सकता है, या वह पत्ती रोम के द्वारा क्या होती है, ढकी हुई होती है, या फिर रंध्र क्या होते हैं उनके अंदर धसे हुए होते हैं। जब ये स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में उन पादपों के अंदर वाष्पोत्सर्जन की दर कैसी होती है, कम होती है। वाष्पोत्सर्जन कैसा होता है, कम होता है। आपने देखा है कि मरुदित पादपों का अंदर एक अनुकूलन भी पाया जाता है, या तो पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की दर जो है उसको कम करने के लिए वो पत्तियां जो होती है वो कांटों में बदल जाते हैं, या पत्तियों का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। छोटा होगा तो रंध्रों की संख्या प्रति इकाई क्षेत्रफल में क्या होगी, कम होगी। कम होगी तो वाष्पोत्सर्जन कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि उन पादपों को पहले से ही मृदा में प्राप्त जल की मात्रा कैसी होती है, कम होगी। और वो प्राप्त जल की मात्रा पहले ही कम है, यदि वो अधिक वाष्पोत्सर्जन कर देंगे तो पौधे की जो जैविक क्रियाएं होती है, उपापचयी क्रियाएं होती है, वो क्या हो जाती है, उनमें विकृति पैदा हो जाती है, वो पादप क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। तो ये पत्ती की जो संरचना होती है ये आंतरिक कारक होता है, और ये आंतरिक कारक जो होता है वो सर्वाधिक रूप से वाष्पोत्सर्जन को क्या करता है, प्रभावित करने का कार्य करता है।
दूसरा है मूल और पैरों का अनुपात, मूल और पैरों का अनुपात, पैरों का अनुपात, ठीक है। रेशो ऑफ रूट एंड शूट, रूट एंड शूट या रूट एंड शूट रेशो पर हम बात कर रहे हैं, मूल पैरों का अनुपात, ठीक है। देखो मूल और पैरों का यदि अनुपात अधिक हो, ध्यान से सुनना है, मूल और पैरों का यदि अनुपात अधिक होगा, ये ध्यान से सुनना है, तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है। मूल और पैरों का अनुपात अधिक होगा, ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। यदि मूल और पैरों का अनुपात कम होगा, मूल जड़ का और पैरों का ऊपरी पार्ट होता है पौधे का, उन दोनों का अनुपात यदि कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन भी कैसा होगा, कम होगा। तो मूल और पैरों का अनुपात पर निर्भर करता है कौन, वाष्पोत्सर्जन। यदि मूल और पैरों का अनुपात अधिक होगा तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, मूल और पैरों का अनुपात यदि कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन भी कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। देखिए मूल और पैरों के अनुपात के बाद हम तीसरे बिंदु पर बात कर रहे हैं जिसका नाम है लीफ ओरिएंटेशन, ठीक है। तीसरा बिंदु है पत्ती का दिक् विन्यास, पत्ती का दिक् विन्यास, ठीक है, दिक् विन्यास जिससे बोलते हैं लीफ ओरिएंटेशन, लीफ ओरिएंटेशन। पत्ती का दिक् विन्यास क्या है, इस पर आपसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पत्ती का दिक् विन्यास कैसा होता है, यदि पत्तियां, ध्यान से सुनना है, पत्ती का दिक् विन्यास कैसा हो, आपतित विकिरण के समकोण हो, पत्ती का दिक् विन्यास आपतित विकिरण के समकोण पर हो। अब इसको किस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, ये सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, ये आपको मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, ये सूर्य है और सूर्य से प्रकाश की विकिरणें आ रही हैं और पत्तियां ऐसे हैं, तो सूर्य से प्रकाश की विकिरणें बिल्कुल किस पे पड़ रही है, पौधे की पत्तियों पर पड़ रही है, ठीक है। तो क्या है, सीधा अगर प्रकाश पड़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर कैसी होगी, अधिक होगी, क्योंकि पत्तियां जो होती हैं वो सूर्य के प्रकाश के विकिरण के बिल्कुल कैसा है, उनका विन्यास कैसा है, बिल्कुल एक दूसरे के समकोण पर है। यानी कि सूर्य के प्रकाश के विकिरण और पत्तियां दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, कैसे व्यवस्थित हैं, समकोण पर व्यवस्थित है, ठीक है। तो इस स्थिति में वाष्पोत्सर्जन कैसा होगा, अधिक होगा, ठीक है। यदि हम इसको बोलना चाहें तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं, यदि पत्ती का दिक् विन्यास आपतित जो विकिरण होता है उसके यदि समकोण पर होगा तो सूर्य की किरणों का सबसे अधिक प्रभाव पौधे की पत्तियों पर पड़ता है, जिसके फलस्वरूप वाष्पोत्सर्जन की दर कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, ये मेरा ये हाथ जो दिखाई रहा है, मैं जो मूवमेंट कर रहा हूं, ये क्या है कि ये सूर्य है, ठीक है, और सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऐसे आ रही है और ये क्या है, इस तरीके से, ठीक है, यानी कि सूर्य के प्रकाश की विकिरण और ये क्या है, पत्तियां, ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो, समानांतर हो, ठीक है। यदि पत्तियों का दिक् विन्यास जो सूर्य के प्रकाश की विकिरण जो होती है, आपतित जो विकिरण होती है, उनके कैसे हो, समानांतर स्थिति में हो, तो वाष्पोत्सर्जन की दर कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। यदि पत्तियों का दिक् विन्यास आपतित विकिरण के कैसे हो, समानांतर हो, यानी कि पत्तियां और विकिरण ये दोनों एक दूसरे के समानांतर होंगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी। और यदि पत्ती और विकिरण एक दूसरे के समकोण पर होगा, यानी कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की विकिरण यदि पौधे की पत्ती पर समकोण के रूप में गिरे, 90 डिग्री के कोण से आपतित हों, तो आपको मैंने बता दिया वाष्पोत्सर्जन की दर कैसी होती है, अधिक होती है। ये हो गया पत्ती का दिक् विन्यास। तो पत्ती की संरचना, मूल पैरों का अनुपात और पत्ती का दिक् विन्यास, ये क्या है, आंतरिक कारक होते हैं जो पादपों के अंदर वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हैं। आपको हमने बताया कि वाष्पोत्सर्जन को मुख्य रूप से दो कारक प्रभावित करते हैं, एक बाह्य कारक, दूसरे एक आंतरिक कारक। बाह्य कारकों में मैंने सबसे पहले बताया था प्रकाश, दूसरा आपको बताया वायु, तीसरा मैंने आपको बताया तापमान,
नंबर 4 मैंने आपको बताया मिट्टी में प्राप्त जल की मात्रा, और 5वां पॉइंट बताया वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, वायुमंडलीय दाब कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर कैसी होगी, अधिक होगी। आंतरिक कारकों में मैंने बात की पत्ती की संरचना, मूल और प्ररोग का अनुपात, तीसरा मैंने बताया पत्ती का दिक्विन्यास। ये बाह्य और आंतरिक कारक जो होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन को सर्वाधिक रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। These internal and external factors affected the transpiration in plants। देखिए वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक हमारे समाप्त हुए। अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है। What is the importance of transpiration? What is the significance of transpiration? वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है, इस पर आपसे हम बात कर रहे हैं। देखिए वाष्पोत्सर्जन का महत्व। नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन या इंपोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। देखिए वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो पौधे के लिए लाभदायक भी होता है और कैसा होता है, हानिकारक भी होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन का दोनों ही महत्व है, लाभदायक भी महत्व है और क्या है, हानिकारक भी है। इसलिए मैं आपको बता दूं, स्टीवार्ड नामक वैज्ञानिक ने तो ये कहा है कि ट्रांसपीरेशन इज एन एसेंशियल एविल। ट्रांसपीरेशन इज एन एसेंशियल एविल। वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई होती है। वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक क्या होती है, बुराई होती है, ऐसा स्टीवार्ड नामक वैज्ञानिक ने कहा। ठीक है, तो अब आपको हम सबसे पहला महत्व आपको बता रहे हैं, किसके बारे में, वाष्पोत्सर्जन के बारे में। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था, ध्यान से देखिए, पौधे की जो जड़ें होती हैं वो मृदा से जल को क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत क्या करती है, ग्रहण करती है और पौधे के विभिन्न भागों तक ले जाने का काम करती है, जिसे हमने बोला था रसारोहण। तो पादपों में जो रसारोहण की क्रिया होती है वो वाष्पोत्सर्जन पर ही क्या करती है, निर्भर करती है। पादपों में जो रसारोहण की क्रिया होती है वो वाष्पोत्सर्जन पर ही क्या करती है, निर्भर करती है। रसारोहण की क्रिया किस पर निर्भर करती है, वाष्पोत्सर्जन पर क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है, रसारोहण की क्रिया किस पर निर्भर करती है, वाष्पोत्सर्जन पर निर्भर करती है। ठीक है, दूसरी मैं बात कर रहा हूं कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा ठीक है, अनावश्यक जो जल होता है उसको पादप के द्वारा क्या कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा पादपों के द्वारा क्या किया जाता है, अनावश्यक जो जल होता है, ठीक है, अननेसेसरी जल होता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में पौधा जो होता है वो कुछ जल को ही क्या करता है, कुछ जल को अपने उपापचयी क्रियाओं में काम में लेता है। बच्चा जो शेष जल होता है उसको क्या करता है, वो अपने पादप काय से क्या कर देता है, निष्कासित कर देता है, अपने शरीर से क्या कर देता है, निष्कासित कर देता है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा अनावश्यक जल को क्या किया जाता है, निष्कासित किया जाता है। अननेसेसरी वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय द ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा अनावश्यक जल को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए नेक्स्ट मैं बता रहा हूं, वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो पत्ती के तापक्रम को भी क्या कर देता है, कम करता है। वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो पत्ती के तापक्रम को क्या करता है, कम करता है। दूसरा मैंने बताया कि वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो अनावश्यक जल का क्या कर देता है, निष्कासन कर देता है। ठीक है, और तीसरा मैंने बताया कि वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो पत्ती के तापक्रम को कैसा बनाए रखने का काम करता है, तापक्रम को कम बनाए रखने में क्या होता है, सहायक होता है। पत्ती के तापक्रम को कम रखता है। चौथा कारण मैं आपको बता रहा हूं, पादपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा पादप जो है वो खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं, जल का स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण भी होता है, उनका स्थानांतरण भी होता है। ये पादप के द्वारा खनिज लवण और जल का जो स्थानांतरण होता है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा ही होता है।
अर्थात हम कह सकते हैं पादपों में वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो जल, ठीक है, पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा क्या होता है, खनिज लवण और जल का अवशोषण भी होता है और क्या होता है, स्थानांतरण भी होता है। ठीक है, खनिज लवण और जल का जो अवशोषण और स्थानांतरण होता है, खनिज लवण और जल का अवशोषण, और दूसरा कौन सा होता है, स्थानांतरण की क्रिया जो होती है वो किसके द्वारा होती है, पत्तियों के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। तो पादपों में खनिज लवण, जल का अवशोषण और स्थानांतरण वाष्पोत्सर्जन के जरिए ही होता है। यांत्रिक ऊतकों का जो निर्माण होता है, ठीक है, यांत्रिक ऊतकों का, मैकेनिकल टिश्यूज का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही होता है। तो यांत्रिक ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही खनिज लवण और जल का अवशोषण और स्थानांतरण होता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही पत्ती के तापक्रम को क्या रखा जा सकता है, कम रखा जाता है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अनावश्यक जल को क्या किया जाता है, जल को पौधे के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, त्याग कर दिया जाता है। और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही रसारोहण, ठीक है, पादपों में रसारोहण की क्रिया किसके द्वारा, किस पर निर्भर करती है, वाष्पोत्सर्जन पर ही निर्भर करती है। इसी के साथ हमारा वाष्पोत्सर्जन वाला टॉपिक क्या हुआ, समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बिंदु स्राव पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गटेशन एंड हाउ टू गटेशन इज टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स, पादपों में बिंदु स्राव कैसे होता है, ठीक है, और कौन से पार्ट जो होते हैं वो बिंदु स्राव की क्रिया में, पौधे के कौन से अंग होते हैं, कौन से भाग होते हैं जो बिंदु स्राव की क्रिया में भाग लेते हैं। और सबसे अंत में पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्राव में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन। देखिए, आज जो हमने आपसे चर्चा की है वो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक और वाष्पोत्सर्जन के महत्व पर आपसे चर्चा की है। थैंक्स वेरी मच।